मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। मैं रेखा सिंह आप सभी का मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हम DSSB द्वारा पिछले सालों परीक्षाओं में पूछे गए सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हल कर रहे थे। आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं। आप यहाँ पर PGT संस्कृत का पेपर देख सकते हैं और PGT संस्कृत के पेपर में जो पहला पेपर है उसके 20 अंक के सामान्य हिंदी के प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं और चारों शब्दों में से हमें शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना है। प्रेषित, परेषित, प्रेषित, परेषित। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर किसी भी विकल्प में शुद्ध वर्तनी नहीं है। ए विकल्प सही होना चाहिए। प्रेषित को ऐसे लिखा जाएगा, प्रेषित का अर्थ होता है भेजा हुआ। यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर अशुद्ध दिया गया है। आगे पूछा गया है, आनंद का पर्यायवाची है सहकार, स्पृहा, प्रमाद, प्रमोद। यहाँ पर सही विकल्प होगा आनंद यानी खुशी, हर्ष और प्रमोद। प्रमोद को हम आनंद या खुशी भी कहते हैं। प्रमाद हमारा होता है मद या नशा। स्प्रिया होती है इच्छा और सहकार साथ काम करने वाला या सहायता करने वाले को कहते हैं। सही विकल्प होगा डी। अमृत का विलोम क्या है। अमृत का विलोम शब्द पूछा गया है। हम सभी जानते हैं अमृत का विलोम शब्द होगा विष। पहला ही विकल्प सही होगा। जो उलट पलट दिया गया हो। 4 हमारे पास शब्द दिए गए हैं। सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। ए विकल्प सही होगा। विध्वस्त यानी उलट पुलट करना, विनष्ट करना पूरी तरह से नष्ट कर देना, विन्यस्त यानी कि स्थापना करना, स्थापित करना। इस तरह से सबसे सही विकल्प होगा ए विकल्प, विध्वस्त करना पूरी तरह से उलट पलट देना, किसी को नष्ट कर देना। आगे है, जो किए गए उपकार को मानता है वह है कृतज्ञ। किए गए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं और न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। कृतज्ञ और कृतघ्न दोनों विलोम शब्द हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करें। 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। सबसे सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। हमने इस विषय पर विचार किया। हमने इस विषय को विचार किया। हमने ये विषय को विचार किया। हमने ये विषय को विचार किया। सबसे सही विकल्प कौन सा है। हमने इस विषय पर विचार किया। ए विकल्प सही होगा। अकल का दुश्मन मुहावरा है। विचारशील, समझ का अभाव, मूर्ख, बुद्धिमान। सही विकल्प होगा सी, मूर्ख। अकल के दुश्मन को हम मूर्ख कहते हैं। मूर्ख को ही हम अकल का दुश्मन कहते हैं। पुनश्चर्या का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पर संधि विच्छेद आपने करना है। पुनश्चर्या, पुनः, धन, चर्या। सी विकल्प सही होगा। यहाँ पर विसर्ग संधि है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें संधि के प्रकार की पहचान करनी है। नि, सिद्ध, निषिद्ध। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। नी के पीछे विसर्ग आएगा और निषिद्ध इस तरीके से लिखा जाएगा। ये हमारी विसर्ग संधि है। बी विकल्प सही होगा। अधः गति, अधो गति, ये भी हमारी विसर्ग संधि है। हवा धीरे धीरे बह रही है। वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे के नीचे रेखांकित किया गया है। धीरे धीरे बहना यानी किस तरीके से बह रही है हवा, धीरे धीरे। तो तरीका बताया गया है। रीति को ही हम तरीका कहते हैं। यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। ए विकल्प सही होगा। आगे है, विद्यालय के अंतिम वर्ष में एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को जीवन कौशल के बारे में, यहाँ खाली स्थान दिया गया है, प्रश्नावली दी। एक जागरूक खालिस्तान सतर्क विद्यार्थी ने सभी प्रश्नों को चुटकी में हल कर दिया, लेकिन खालिस्तान आखिरी प्रश्न पर आकर अटक गया। यहाँ हमें सही विकल्प का चुनाव करते हुए सभी खालिस्तान में सही शब्दों का चुनाव करना है। तो ए विकल्प सही होगा। ध्यान से देखने पर हमें पता लगता है विद्यालय के अंतिम वर्ष में एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को जीवन कौशल के बारे में, सबसे पहले खालिस्तान में आएगा में, एक जागरूक एवं सतर्क, दूसरे खाली स्थान में आएगा एवं, और आखिरी और अंतिम रिक्त स्थान अगर देखते हैं, लेकिन वह आखिरी प्रश्न पर आकर अटक गया। तो ए विकल्प सही होगा। आगे है, ज्वालामुखी विस्फोटों के फलस्वरूप खालिस्तान ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं और धरती के वातावरण की निचली सतह पर जमा खालिस्तान है। तो यहाँ पर भी हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो सबसे सही विकल्प कौन सा होगा। बहुत सी हो जाती, यानी बी विकल्प सही है। दोबारा से वाक्य को पढ़कर देख सकते हैं। ज्वालामुखी विस्फोटों के फलस्वरूप बहुत सी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं और धरती के वातावरण की निचली सतह पर जमा हो जाती हैं। बी विकल्प सही है। इनमें से एक उपसर्ग नहीं है।
हम सभी जानते हैं उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। तो यहाँ पर अ शब्द के आगे लगता है, उपसर्ग है। स भी शब्द के आगे लगता है, कु भी शब्द के आगे लगता है और ता हमेशा शब्द के पीछे जुड़ता है, प्रत्यय होता है, ये उपसर्ग नहीं है। डी विकल्प सही होगा। किसमें तत्पुरुष समास है? 4 विकल्प हमें दिए गए हैं। यथा साध्य, ये तो हमारा अव्ययी भाव समास है। निर्भय, ये भी हमारा अव्ययी भाव समास है, भय से मुक्त। चक्रपाणी, ये हमारा बहुव्रीहि समास है, चक्र है हाथ में जिसके। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, ये हमारा तत्पुरुष समास है। चौथा विकल्प सही होगा, डी विकल्प सही है। आगे हमें एक अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यान से हमें पढ़ना है और इसी में से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। आइए पढ़ते हैं। आम धारणा है कि ताप वृद्धि केवल मनुष्यों द्वारा उपजाई गई समस्या है। वास्तव में मानवीय क्रियाकलाप धरती के बढ़ते हुए तापमान के एक अंश के लिए ही उत्तरदायी हैं। प्रकृति में स्वतरु होने वाली बहुत सी प्रक्रियाएं भी ताप वृद्धि का कारण है। स्वतरु यानी अपने आप होने वाली। वैज्ञानिकों ने ताप वृद्धि के बारे में बहुत सी व्याख्याएं की हैं। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हमारे वातावरण की निचली सतह में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसें सूर्य के आने वाले प्रकाश को पृथ्वी पर आने देती हैं। फलस्वरूप पृथ्वी गर्म होने लगती है और अवरक्त प्रकाश इंफ्रारेड रेडिएशन उत्सर्जित करती है। ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि बहुत सी मानवीय गतिविधियों जैसे कि जीवाश्मों का जलना, वनों की कटाई और कृषि कार्य से भी होती है। हालांकि ग्रीन हाउस गैसों की हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता भी है। यदि ये गैसें न हो तो हमारी धरती का तापमान इतना कम हो जाएगा कि पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकेगी। सौर ऊर्जा में परिवर्तन, इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य की सतह पर होने वाली अभिक्रियाओं की मात्रा में परिवर्तन होने के कारण सूर्य से आने वाले प्रकाश में समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। धरती की कक्षा में परिवर्तन, वैज्ञानिकों द्वारा ये संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि धरती के सूर्य के चारों ओर घूमने वाली कक्षा में परिवर्तन हो गया है। पृथ्वी की कक्षा में छोटे से परिवर्तन से भी पृथ्वी द्वारा सूर्य के प्रकाश ग्रहण करने की मात्रा में भारी अंतर आ सकता है। ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोटों के फलस्वरूप बहुत सी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं और धरती के वातावरण की निचली सतह पर जमा हो जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही वाक्य हमारे दूसरे प्रश्न में भी पूछा गया था रिक्त स्थान के रूप में। यहाँ पर दिया गया है बहुत सी ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं और धरती के वातावरण की निचली सतह पर जमा हो जाती हैं। तो यही प्रश्न अलग से भी पूछ लिया गया है और यही प्रश्न यहाँ पर अपठित गद्यांश में भी दिया गया है। हिमयुग का अंत, भूगर्भ विज्ञान के साक्ष्यों के अनुसार लंबे समय अंतरालों के बाद धरती गर्म और ठंडी होती रहती है। ठंडे काल को हिमयुग कहा जाता है। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि धरती अभी किसी हिमयुग से उबर रही है और फलस्वरूप धीरे धीरे गर्म हो रही है। अब इसको ध्यान से पढ़ने के बाद, क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत समय लगता है और एग्जाम का प्रेशर भी हमारे ऊपर होता है, तो हमें कोशिश करनी है कि सारी बातें इसमें दी गई हैं वो हम समझ जाएं, ताकि इसी में से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किसी भी प्रकार से हमारे गलत ना हो। पहला प्रश्न पूछा गया है, मनुष्यों को किस समस्या का उत्तरदायी माना जा रहा है? जनसंख्या वृद्धि, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, अनवरत प्रकाश उत्सर्जन, धरती के तापमान में वृद्धि। सबसे सही विकल्प क्या है? धरती के तापमान में वृद्धि। निम्नलिखित में से किसे ताप वृद्धि का कारण नहीं माना जा सकता? हिमयुग का आरंभ, सौर ऊर्जा में परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, धरती की कक्ष में परिवर्तन। यहाँ पर ए विकल्प सही होगा, क्योंकि हिमयुग का आरंभ होना यानी कि तापमान की कमी होना, यहाँ पर ए विकल्प सही होगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कौन सी मानवीय गतिविधियां उत्तरदायी नहीं है, यानी कि जो मानव के कारण होती हैं उनके अलावा कौन सी ऐसी गतिविधि है जो उत्तरदायी नहीं है? जीवाश्मों का जलाना, ये मानव करता है। सूर्य की सतह पर होने वाली अभिक्रियाएं, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये मानव के वश में नहीं है। वनों की कटाई मानव के द्वारा की जाती है। कृषि कार्य मानव के द्वारा किए जाते हैं। बी विकल्प सही होगा। यदि ग्रीन हाउस गैसें न उत्सर्जित हो तो क्या दुष्परिणाम होगा? धरती के ताप में अत्यधिक वृद्धि, सूर्य के प्रकाश को धरती पर न आने देना, धरती के ताप में अत्यधिक कमी, हिमयुग का अंत। सी विकल्प सही होगा। अगर ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित नहीं होंगी तो धरती के तापमान में बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। सी विकल्प सही है। भूगर्भ विज्ञान के लिए वाक्यांश होगा, पृथ्वी की कक्षा से संबंधित विज्ञान, पृथ्वी की सतह से संबंधित विज्ञान, धरती के पर्यावरण से संबंधित विज्ञान, पृथ्वी की आंतरिक सतह से संबंधित विज्ञान। अगर थोड़ा सा नाम के ऊपर ध्यान देते हैं, भूगर्भ यानी पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई जानकारी के बारे में जो विज्ञान होता है, धरती के आंतरिक सतह से संबंधित विज्ञान को हम भूगर्भ विज्ञान कहते हैं। डी विकल्प सही होगा।
ये कुल 20 अंक के प्रश्न थे जो सामान्य हिंदी के अंतर्गत पूछे गए थे। आइए जल्दी से एक और प्रश्न पत्र का अभ्यास कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पीजीटी ज्योग्राफी का ये पेपर है और सामान्य हिंदी यहाँ पूछी गई है। सबसे पहला प्रश्न है सज्जन इसका विरुद्धार्थक शब्द। तो विरुद्धार्थक शब्द में हमें परेशान नहीं होना है, विलोम शब्द को ही हम विरुद्धार्थक शब्द कहते हैं। विरोध प्रकट करना यानी कि उसका विपरीत अर्थ बताना। तो सज्जन, और आप सभी जानते हैं इसका विलोम शब्द होगा दुर्जन। डी विकल्प सही है। रात का विरुद्धार्थक शब्द पूछा गया है, तो रात का क्या होगा? दिन। आगे है टोपी शब्द का बहुवचन रूप है। टोपी, टोपियां। ए विकल्प सही होगा। मात्रा का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है। आगे है फल खाता हूँ। तो यहाँ पर आपको सर्वनाम शब्द का चुनाव करना है। मैं फल खाता हूँ। लड शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। अब लड़ से क्या बनेगा? लड़ाई। लड़ाई का भाव होता है, तो यहाँ पर ए विकल्प सही होगा। मूर्ति का समानार्थक शब्द है। मूर्ति का समानार्थक शब्द प्रतिमा को भी हम मूर्ति कहते हैं और प्रतिमा जो सही लिखा गया है वो बी विकल्प में है। बी विकल्प सही होगा। घोड़ा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है घोड़ी। डी विकल्प सही है। बड़े ही आसान प्रश्न दिए गए हैं। सम्मान का समानार्थक शब्द है सम्मान यानी इज्जत। सी विकल्प सही है। 38 को हिंदी में खालिस्तान कहते हैं, तो ये 38 है, आप देख सकते हैं। और सही विकल्प कौन सा है? डी। 38 आप इंग्लिश में कहते हैं, 38 हम इसको हिंदी में कहते हैं। छूना शब्द का समानार्थक शब्द है छूना यानी स्पर्श करना। डी विकल्प सही है। यह खालिस्तान बहन है, तो बहन स्त्रीलिंग है। यह मेरी बहन है। मेरी शब्द सही होगा। सी विकल्प सही होगा। आगे पूछा गया है पाठ पढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? पाठ पढ़ाने वाले को अध्यापक कहते हैं। और यही सवाल अगर इस तरह से पूछा जाता पाठ पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, तो जो पाठ को पढ़ता है उसे हम वाचक कहते हैं। वाचन का कार्य करना यानी पढ़ना वाचक का होता है और पढ़ाने का कार्य अध्यापक का होता है। इसी प्रकार से पाठक भी हम कह सकते हैं जो पाठ को पढ़ने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ने वाले की बजाय पढ़ाने वाला पूछा है, तो क्या होगा? अध्यापक। ए विकल्प सही होगा। और हम सभी जानते हैं जो किसी भी रचना को लिखता है उसे हम लेखक कहते हैं, पढ़ने वाले को वाचक कहते हैं और पढ़ाने वाले को अध्यापक कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। आगे वाक्य दिया गया है बाबूजी आप इस कुर्सी पर बैठिए। हम यहाँ पर सम्मान दर्शा रहे हैं, तो आप कुर्सी पर बैठिए। बी विकल्प सही होगा। कविता की रचना करने वाले को खालिस्तान कहते हैं, कविता की रचना करने वाले को कवि कहते हैं और कोई भी गद्य रचना करने वाले को लेखक कहते हैं। उपन्यास की रचना करने वाले को उपन्यासकार कहते हैं और विचार विमर्श करने वाले को विमर्शक कहते हैं। डी विकल्प सही है। आगे पूछा गया है डर इसका विरुद्धार्थक शब्द है, विलोम शब्द है, तो डर निडर। सी विकल्प सही होगा। पढ़े लिखे आदमी को खालिस्तान कहते हैं, पढ़े लिखे आदमी को हम शिक्षित कहते हैं। सी विकल्प सही होगा। 42 को हिंदी में खालिस्तान कहते हैं, तो पहले ही मैंने बता दिया है 42 कहते हैं। 42 इंग्लिश में इसे हम कहते हैं। आप देख रहे हैं शुद्ध हिंदी में गिनती भी पूछी जा रही है, तो बहुत ही सामान्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा अभ्यास करने से हम पूरे के पूरे अंक ले सकते हैं। 42 सबसे सही कहाँ पर लिखा गया है? सी विकल्प में 42। आगे है आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है और इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप पैटर्न देख रहे हैं, बार बार पैटर्न एक ही तरीके से पूछा गया है। हर एक आपके 20 अंक के प्रश्नों में एक अपठित गद्यांश पूछा जा रहा है। आइए जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं। दूरदर्शन का आविष्कार वैज्ञानिकों की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसका आविष्कार 19वीं शताब्दी के आसपास ही माना जाता है। टेलीविजन दूरदर्शन का अंग्रेजी नाम है। इसका आविष्कार महान वैज्ञानिक J.L. बेयर्ड्स ने किया। 1925 में सर्वप्रथम लंदन में इसे देखा गया था। आज विश्व के प्रत्येक भाग में ये लोकप्रिय है। भारत में दूरदर्शन का आरंभ 15 सितंबर सन 1959 में हुआ था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 1959। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आकाशवाणी के टेलीविजन विभाग का उद्घाटन किया था। अब यहाँ से कुछ सवाल पूछे गए हैं। दूरदर्शन को अंग्रेजी में टेलीविजन कहते हैं। सी विकल्प हमारा सही है। दूरदर्शन सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था? अभी अभी हमने पढ़ा लंदन में देखा गया था। और अंतिम प्रश्न है भारत में दूरदर्शन का आरंभ खालिस्तान में हुआ। अभी अभी हमने पढ़ा 15 सितंबर 1959। ध्यान से देखना है, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के विकल्प दिए गए हैं। 15 सितंबर 1959 सही विकल्प होगा बी।
आज हमने कुल 40 प्रश्नों का अभ्यास किया है। बार बार इन प्रश्नों का अभ्यास करने से आपको अंदाजा लग जाता है कि किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और किस तरह से आपने तैयारी करनी है। सामान्य हिंदी में सारे ही टॉपिक कवर हो जाते हैं जो हम छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं। वर्णमाला से शुरुआत करके शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वाक्य अशुद्धि, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, किस तरह से सभी प्रकार के टॉपिक से हमारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, पद्यांश भी आ सकता है। तो इन सब की हमें तैयारी करनी है और अच्छे से तैयारी करने के बाद कोई भी प्रश्न हमारा यहाँ से छूटता नहीं है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।